प्रिय छात्रों, पिछले कक्षा में हमने संस्कृत वर्णमाला के बारे में पढ़ा। आज हम संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप जानते ही हैं कि हिंदी में वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसी प्रकार संस्कृत में भी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है, स्वरा और व्यंजनानी। स्वरा को भी तीन भागों में बांटा जाता है, ह्रस्वा, दीर्घा और संयुक्ता। ह्रस्वा में अ, ई, उ, री और री वर्ण आते हैं। ह्रस्वा स्वर में वैसे वर्ण आते हैं जिनके उच्चारण में एक चुटकी भर का समय लगता है। दीर्घा, आ, दीर्घई, दीर्घऊ, बड़ी री। दीर्घा में ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में दुगना समय लगता है। संयुक्ता, ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्ता में ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घा से अधिक समय लगता है। इस प्रकार हमने जाना कि स्वरा को तीन भागों में बांटा गया है, ह्रस्वा, दीर्घा और संयुक्ता। अब हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजनानी को किस तरह अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले हम कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के बारे में जानेंगे। ये कवर्ग से लेकर पवर्ग तक को स्पर्श व्यंजन वर्ण या स्पर्शानी कहा जाता है। कवर्ग में क, ख, ग, घ और अंग होते हैं। चवर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ मूर्धन्य। तवर्ग में त, थ, द, ध दंतन। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सब में हलंत का चिन्ह दिया हुआ। पिछली कक्षा में हमने हलंत के बारे में जाना। हलंत का प्रयोग करने से पता चलता है कि वो वर्ण अधूरा है। जब किसी हलंत लगे वर्ण में स्वर वर्ण को जोड़ा जाता है तो वह वर्ण पूर्ण होता है। हलंत जिस वर्ण में लगा होता है वो वर्ण अधूरा होता है। तो हमने जाना कि क, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग ये सारे क्या हैं? स्पर्शानी या स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं। अब हम अंतस्थानी या अंतस्थ व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। अंतस्थानी में य, र, ल, व व्यंजन होते हैं। इनमें जो व्यंजन होते हैं वे दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे य, ई जोड़ अ, य, र, ल, व ये सारे क्या हैं? ये चार जो व्यंजन हैं ये हैं अंतस्थानी या अंतस्थ व्यंजन वर्ण। इसके बाद हम उष्मानी के बारे में जानेंगे। उष्मानी, तालवश्य, मूर्धन्य, दंतस्य और ह ये क्या है? उष्म व्यंजन वर्ण या उष्मानी। इनके उच्चारण में जो मुंह से वायु निकलती है वो गर्म लगती है, इसीलिए इसे उष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है या उष्मानी कहा जाता है। अब हम स्वर वर्ण के बारे में जाने, व्यंजन वर्ण के बारे में जाने। अब जानेंगे अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? विसर्ग और अनुस्वार। जैसे हिंदी में स्वर वर्ण में एक शब्द होता है अंग, तो ये जो अंग होता है ये संस्कृत में नहीं होता, लेकिन इसका जो ये बिंदु है इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, वो है अनुस्वार। वो क्या है? अनुस्वार। यहाँ जो एक बिंदु है ये हो गया अनुस्वार, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है
अ, जिसमें दो बिंदु होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विसर्ग। जिसमें एक बिंदु होता है वो हो गया अनुस्वार, जिसमें दो बिंदु होता है विसर्ग, और एक होता है अनुनासिका, चंद्र बिंदु, ठीक है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। ये हो गया अनुनासिका। इस तरह हमने जाना कि संस्कृत वर्णमाला को किस तरह अलग अलग बांटा जाता है, स्वरा में, व्यंजनानी में, ह्रस्व और दीर्घ में। आगे हम इन वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान। सबसे पहले हम स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। जैसे अ, आ, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अ या आ का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो आवाज है वो कहाँ से निकलती है, गले से निकलती है। कंठ का अर्थ है गला, अर्थात अ तथा आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ह्रस्वई एवं दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ह्रस्वई एवं दीर्घई के उच्चारण में तालु का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ह्रस्वई और दीर्घई का उच्चारण स्थान तालु है। री तथा बड़ी री का उच्चारण स्थान मूर्धा, री का उच्चारण स्थान दंत, हर्षो दीर्घो का उच्चारण स्थान ओष्ठ या होंठ, ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु, मतलब गला और तालु दोनों जगह मिलकर इसका उच्चारण होता है, इसीलिए ए ऐ का उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु, कंठ एवं तालु। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ्य, मतलब कंठ, गला और होंठ, तो इसको क्या कहते हैं, ओ औ का स्थान उच्चारण स्थान कंठोष्ठ्य। अब हम आगे व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। कवर्ग। कवर्ग, कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। जब क, ख, ग ये उच्चारण करते हैं, आप भी इसको उच्चारण करके देखिए, तो इसमें क्या होता है, इसका जो उच्चारण होता है वो गले से निकलता है, इसका जो आवाज आता है वो गले से आता है, इसीलिए कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठव्य या कंठ या गला। चवर्ग, च, छ, ज, झ, य। जब हम च, छ, ज बोलते हैं, ये क्या, कहाँ से किसका प्रयोग होता है, तालु का प्रयोग होता है, इसलिए चवर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य या तालु है। टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, मधुन। ये ट, ठ जब हम उच्चारण करते हैं तो ये इसमें मूर्धा का प्रयोग होता है, इसीलिए टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, अर्थात मूर्धा है। तवर्ग, त, थ, द, ध, दंत, न। जब इसका प्रयोग करते त तो क्या होता है, दांत, दांत का प्रयोग होता है, इसलिए तवर्ग का उच्चारण स्थान दंतव्य या दांत है। पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। जब प, फ या ब जो भी बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, दो ओंठ हमारे आपस में जुड़ते हैं और ये स्वर उत्पन्न होता है, आवाज उत्पन्न होता है, और इसलिए पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठभ्य है। और य, र, ल, व, तलवश, मधुनश, दंतश, ह, ये क्या है, विशिष्ट व्यंजन है, और इनके उच्चारण स्थान के बारे में आगे पढ़ेंगे। य, व, र, ल, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। हर्षई और अ, य क्या बनता है, य। इनका य का उच्चारण स्थान क्या है, तालु या तालव्य। उ और अ, व, उ और व मिलकर क्या बनते हैं, व। इनका उच्चारण स्थान क्या है, दांत और ओष्ठ, मतलब दांत और होंठ दोनों मिलकर व का उच्चारण करते हैं, इसलिए व का उच्चारण स्थान दंतव्य और ओष्ठव्य है। री और अ मिलकर क्या बनता है, र। र का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। र के उच्चारण में मूर्धा का प्रयोग होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य या मूर्धा।
री और अ के मिलने से क्या बनता है? ल। और ल को उच्चारण में दांत का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ल का उच्चारण स्थान क्या है? दांत या दंतव्य। तालेवश्य, तालेवश्य, मधुनश्य, दंतश्य, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। इनके उच्चारण में इस मुंह से एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, या गर्म जो हवा होती है वो गर्म होती है। जब आप उच्चारण खुद करके देख सकते हैं, तालेवश्य, मधुनश्य, श क्या है? एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है, साथ में एक क्या है? गर्म हवा निकल रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है? तालेवश्य, मधुनश्य, दंतश्य, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ह और ह ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो तालेवश्य का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। क्या है? तालव्य या तालु। मूर्धन्य का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा या मूर्धन्य। दंतश का उच्चारण स्थान क्या है? दांत या दंतव्य। ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। जब हम ह बोलते हैं तो क्या होता है? आवाज हमारे गले से निकलती है, इसलिए ह का उच्चारण स्थान गला या उसी को कहते हैं कंठ। संस्कृत में उसे कंठ्य कहते हैं। इस तरह हमने जाना संस्कृत वर्णमाला के बारे में, उसे किस तरह से अलग अलग भागों में बांटा जाता है, और उन वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। आप इसे बार बार प्रयास करेंगे और अभ्यास के द्वारा इसे समझने का कोशिश करेंगे। आगे हम किताब शुरू करेंगे जो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।